आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपने पेपर में सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें यह है कि आज इनको सॉल्व करवाने का यहाँ पे पर्पस ये है कि आपको एक तो ये चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है वो क्लियर हो जाए। सेकेंडली आपको उससे रिलेटेड जो डाटा है वो भी क्लियर हो जाए, ताकि इन केस के उससे मिलता जुलता कोई एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो आपको क्लियर हो जाए। मतलब आपके एक तरह से आप समझ लें कि आज के जो 50 क्वेश्चंस हैं इनमें हम डिफरेंट 50 टॉपिक्स या 50 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि असेंबलर इज़ यूज़ टू ट्रांसलेट फॉर, ठीक है, मतलब कि असेंबलर जो है वो किस चीज़ की ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रांसलेटर है वो हमारे पास कंपाइलर है और इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। तो असेंबलर नाम से क्लियर है हमें कि असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं, जबकि लो लैंग्वेज जो है वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो इसलिए उसमें नहीं आएगा। C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें कंपाइलर यूज़ होता है, लिहाजा ऑप्शन जो है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है TCP स्टैंड्स फॉर। अब TCP क्या है? ये बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हमने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो हर काम को करने का कोई प्रोसेस कोई प्रोसीजर होता है। इसी तरह से इंटरनेट पे या नेटवर्क्स पे जो कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, उस कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के भी कुछ आप कह लें रूल्स होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है कि ये सेट ऑफ रूल्स। तो TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका आंसर जो करेक्ट है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ये इस तरह से अगर कोई डाटा लिखा हो तो ये किस किस्म का डाटा है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और इसमें जो है वो नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो डाटा है ये अल्फ़ा नुमेरिक है, ना ही ये खाली अल्फ़ाबेट्स हैं, ना ही ये सिंबल्स हैं इसमें, और ना ही ये खाली नुमेरिक है ये, बल्कि अल्फ़ा नुमेरिक जो है वो डाटा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अल्फ़ा नुमेरिक होगा। फिर उसके बाद है डैश कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या होते हैं? अब इसमें इन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर्स ये तो वैसे ही इरेलीवेंट हो गए। अब ये जो डिजिटल है तो डिजिटल भी हम इसमें अगर देखें तो डिजिटल भी इसका आंसर नहीं बनता है। करेक्ट आंसर लैपटॉप ही बनता है, क्योंकि इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये दूसरी ऑप्शंस मैं इसलिए साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में आ जाए जिसमें ये वाली ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हो कंसीडर हो सकती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ इसमें यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है जी, डैश एरर्स आर डिफ़िकल्ट, कि कौन से एरर्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि एरर्स जो हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, लॉजिकल, सिंटैक्स और रन टाइम। फिज़िकल एरर कोई नहीं होता। लॉजिकल एरर क्या होता है कि जिसमें आपने कोई लॉजिक जो है वो रॉन्ग बना दी है। मतलब क्या है कि आपने कहीं पे फार्मूला लगाना था कि दो वैल्यूज़ आप दें और वो ऐड अप हो जाए, और वो आपने बाय चांस वो ऐड की बजाय आपने सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस का साइन लगा दिया, तो ये लॉजिकल एरर है, ठीक है। फिर इसके बाद एक सिंटैक्स एरर है कि आपने प्रोग्रामिंग का जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया। मतलब कि एक रूल है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम एंड करना है तो उसके एंड पे टर्मिनेटर की सिंबल होगी। अब जो टर्मिनेशन की सिंबल है वो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दूँ तो वो इस तरह से होती है, जैसे ये आपको साइन ये ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये हर स्टेटमेंट के एंड पे लगना है। तो अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो ये एरर कंसीडर होगा। तो ये जब आप प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। फिर है
रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर वो एरर है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान वर्किंग के दौरान जो है वो आपको कोई एरर आ जाए। मतलब रन टाइम एरर क्या है, कहीं पे डिवीजन हो रही है तो आपने किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड कर दिया है या ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो आपको पता है वो इन्फिनिटी आ जाता है। और जब वो इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम उसको फिर प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे जो है वो एक आप कह लें कि इन तीनों जो में जो चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये कि ये फिज़िकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर वगैरह जो है ये क्या होते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कौन से एरर जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो पहली चीज़ तो ये कि फ़िज़िकल जो है ये तो होते ही नहीं। तो अब डिटेक्ट करना कौन सा मुश्किल होंगे, तो डिटेक्ट करना जो है वो लॉजिकल मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एरर्स का तो हमें पता तब चलता है जब आप उसे कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम कोई सॉफ्टवेयर कोई भी आपका कोड है जब आप उसे रन करते हैं तो उसका सिंटैक्स चेक होता है कि लॉजिक ये जो आपने रूल्स हैं वो फॉलो किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, इसी तरह से सिंटैक्स भी रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के। तो वो जो देखा जाता है कि रूल्स आपने फॉलो किए हैं कि नहीं। तो रूल्स फॉलो करने का मतलब ये तो नहीं कि आपने जो फार्मूला लगाया वो भी ठीक होगा कि नहीं। तो इसलिए ये जो लॉजिकल एरर है ये डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जब प्रोग्राम रन होता है उससे पहले सिर्फ ये चेक किया जाता है कि क्या आपने रूल्स फॉलो किए हैं। तो वो फॉलो किए हो और रूल्स फॉलो करके आपने अंदर काम गलत लिखा हो तो वो तो फिर उस टाइम पे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में जब वो गलती हो जाती है, आउटपुट या रिज़ल्ट्स रॉन्ग आते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ या यहाँ पे ये एरर एग्जिस्ट करता था। ये जो सिंटैक्स एरर है ये तो अगर आपने कोड में कोई गलती की हुई है तो ये फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा। फिर है जी डैश इज़ डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक टास्क को यानी कि परफॉर्म करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो कौन से हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नन तो वैसे ही एग्जिट इसमें से माइनस हो गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम जो होता है ये डिवाइसेस को रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कोई एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब आपने वीडियो कॉल करनी है उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम स्काइप है। आपने ये जैसे ये आपको सॉफ्टवेयर एक्सेल का नज़र आ रहा है, इसमें अगर आपको कोई न्यूमेरिक डाटा या किसी किस्म का कोई टेबल्स की फॉर्म में डाटा मैनेज करना है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। कोई आपके पास आपको एक कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट, कोई लेटर आपने राइट करना है, उसके लिए उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस तरह से जो है ये चीज़ होती है। फिर है जी डैश बिगन विद लोअर केस लेटर्स। अब ये जो चीज़ है ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि कौन सी चीज़ जो है वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे, लोअर केस में हमेशा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, केसेस तो वैसे ही अब देखें ना कि केसेस तो इसमें वैसे ही नहीं था आना और टोकन्स भी इससे रिलेटेड नहीं, वेरिएबल्स और फंक्शंस थे तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो स्मॉल केसेस में आते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि कांस्टेंट्स जो हैं किसी भी प्रोग्राम में, कांस्टेंट्स जो है ये हमेशा आप कह सकते हैं कि ये कैपिटल या अपर केसेस में, लोअर केस में वेरिएबल्स और अपर केस में जो है वो कांस्टेंट्स जो हैं वो आते हैं। आपको पता है वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं होती और कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जो वो वैल्यूज़ हैं जो चेंज हो जाती हैं और कांस्टेंट्स वो वैल्यू हैं जो चेंज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसमें एनालॉग डिजिटल तो वैसे ही एग्जिट हो गए, ये इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। सुपर और मिनी कंप्यूटर्स हैं तो हमें पता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, फिर माइक्रो है,
और फिर उसके बाद आगे वो डेस्कटॉप उसमें आ जाता है, और फिर उसके बाद मोबाइल कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे मेन फ्रेम के बाद जो वैल्यू है वो मिनी कंप्यूटर्स की बारी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद है जी डैश इज़ फिज़िकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रैवल, ठीक है। क्या चीज़ है जो फिज़िकल पाथ होती है जिस पे जो मैसेज है वो ट्रैवल करता है। कोई भी आप कह लें कि पाथ जिस पे कोई मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है, वो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आए कि अ पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल्स, तो इसका आंसर होगा मीडियम, ठीक है। कि किसी भी रास्ते से, किसी भी ज़रिए से जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, वो मैसेज ट्रैवल करता है, वो मीडियम कहलाता है। लेकिन अगर वो पाथ फिज़िकल हो, फिज़िकल मतलब कि जो चीज़, अब जैसे देखें आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वायर के ज़रिए भी करते हैं और वायरलेस भी वाईफाई पे भी करते हैं। अब वाईफाई जो है वो थ्रू एयर चल रहा है, और वायर जो है वो आपको नज़र आ रही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लगी हुई है। तो वायर बेसिकली फ़िज़िकल होती है, और जो आपका ये वाईफाई है ये वायरलेस होता है। तो इसका आंसर जो है वो वायर होगा। फिर है जी अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन का जो रूल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बात पहले भी बताई है कि किसी भी कम्युनिकेशन के जो रूल्स होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो प्रोटोकॉल है, ना प्रोग्राम होगा। सर्वर एंड नोड्स ये इस किसी कैटेगरी में नहीं आते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, कि क्या चीज़ कंप्यूटर में ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आप सिंपल सी बात है कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बूटिंग के लिए रिक्वायर है। जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपका सिस्टम बूट नहीं होगा। कंपाइलर आपको पता है कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इसी तरह से लोडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो प्रोग्राम है उसको लोड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इससे इररेलेवेंट थी। फिर है जी अ कंप्यूटर टेक्स डैश प्रोसेस इट एंड गिव्स डैश। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली डेफिनेशन है एक कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या करता है जी, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और इसकी आउटपुट देता है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा। जो डिजिटल डाटा पे ऑपरेट करेगा डेफिनेटली वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हाइब्रिड, सुपर, मिनी, इसका इससे जो है वो कोई लिंक नहीं बनता। अ डिवाइस सिमिलर टू अ फ्लैश ड्राइव, कोई भी फ्लैश ड्राइव जिसे हम यूएसबी भी कहते हैं उससे मिलती जुलती डिवाइस जो है वो इसमें से कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क, मेमोरी डिस्क, मेमोरी कार्ड और कंपैक्ट ड्राइव। तो अगर आप देखें तो यूएसबी के तौर पे, मतलब यूएसबी क्या होती है कि कहीं किसी सिस्टम पे लगाई, यूज़ की और आप उसको जब मर्ज़ी उसमें से डाटा चेंज करें, इरेज करें, अपडेट करें, वो कर सकते हैं। तो ये जो इससे सिमिलर डिवाइस है दैट इज़ मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो है वो उसी तरह वर्क करती है जैसे कि यूएसबी करती है। ये जो कंपैक्ट डिस्क है ये कंपैक्ट ड्राइव है जिसे हम सीडी और डीवीडी कहते हैं। आपको पता है इनका वर्किंग स्टाइल, या मेमोरी डिस्क जो है इनका वर्किंग स्टाइल जो है वो और तरह से होता है। फिर है जी अ नॉर्मल सी डी राम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा। कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 680 बाइट, 680 GB, 680 MB, 680 KB। तो 680 MB जो है ये करेक्ट आंसर है। 680 GB तो ये तो हार्ड डिस्क करती हैं। 680 KB बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कम है। 680 बाइट्स तो 1 KB से भी कम है। तो इसका आंसर जो है वो 680 है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि कहीं पे इसका आंसर ऑप्शन में अगर 700 MB हो तो भी आप 700 MB फिर चूज़ करेंगे अगर 680 ना दिया हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ पे
ऑप्शन हो आपके पास कि सीडी के बजाय डीवीडी जो है वो कितना डाटा स्टोर करती है, तो एक जो डीवीडी होती है वो 17 GB अप टू 17 GB जो है वो डाटा स्टोर करती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ तो वो 4 GB से 17 GB डाटा करती है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन लिखी हो तो डीवीडी के लिए आप वो चूज़ करेंगे। फिर है जी अ स्टेटमेंट यूज टू क्लोज द इफ़ ब्लॉक। ठीक है, इफ़ ब्लॉक को क्लोज़ करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो कौन सी है। ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये इसमें क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि आपका भी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला है इसमें हो सकता है कि वो इस तरह की कोई बात भी पूछ ले, लेकिन जो इस तरह की चीज़ जो आपने पढ़ी नहीं हुई लेकिन वो अगर आएगी तो उसमें आपने थोड़ी सी, हम इसमें कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। मतलब देखें ना, एक ब्लॉक है उसकी एंडिंग कैसे होगी, तो सिंपल सी बात है, इफ़ की एंडिंग होगी एंड इफ़ से। ठीक है, फिर इसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी चीज़ स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी चीज़ स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हम अगर इसको देखें, हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, फ्लॉपी भी होती है, सीडी भी होती है। प्रिंटर जो है वो ये तो आउटपुट डिवाइस है ना, तो इसका मतलब है कि प्रिंटर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद है जी एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ कार्ड। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास यूज़र ऑप्शन तो वैसे ही निकल गई, वेब पेज भी निकल गई, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो है वो इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट है जी आरपानेट स्टैंड्स फॉर। आरपानेट बेसिकली एक नेटवर्क है, जो शुरू में जो सबसे पहले नेटवर्क बना था वो आरपानेट था। तो आरपानेट क्या है जी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज नेटवर्क। ये चार हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, आरपानेट के लिए। तो इसकी ऑप्शन आप वैसे ही याद रख लें, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट जो है वो ऑप्शन है। सी डी राम स्टैंड फॉर, सी डी राम की एब्रीवेशन जो है वो हम देखेंगे। पहली ऑप्शन है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर है जी चीफ कंपोनेंट फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमें पता है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ होती थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है ये सेकंड में यूज़ होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो थर्ड में यूज़ होते थे, एमएसआई जो है वो फोर्थ में यूज़ होती थी। फिर उसके बाद है जी कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 4 6 5 क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन नोट कर लें तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर और नंबर 5 पे मोबाइल कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी 5 क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये यहाँ पे है जी डीप ब्लू इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ डैश कंप्यूटर। तो डीप ब्लू बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी ये एग्ज़ाम्पल है। डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन। तो डॉस जो है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद है जी फाइल मैनेजमेंट इज़ जॉब ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। फाइल मैनेजमेंट जो है ये कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमें पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट किस्म के यूज़र रिलेटेड काम करता है। पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो पैकेजेस की फॉर्म में आते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन बचती है हमारे पास वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइल मैनेजमेंट जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर टास्क इजीली परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। एमएसआई, एमएसआई स्टैंड्स फॉर। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास वैसे तो हमें आंसर पता होना चाहिए कि इसका क्या है, लेकिन
अगर आप देखें तो हमारे पास मीडियम स्केल सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटेलिजेंट सर्किट, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका मतलब है या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट सर्किट वाली तो कोई ऑप्शन हमने डिस्कस ही नहीं की हुई। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आप देखें ये मीडियम सिस्टम है और ये मीडियम स्केल है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ मेनली अकम्पलिश्ड बाय। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो किसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट हैं, तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें मल्टीपल लेवल पे प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, तो इसको आपने इस तरह से ही याद रखना है। फिर PDA स्टैंड फॉर सिंपल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है ना। तो पर्सनल ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका करेक्ट बनता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के तौर पे इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस। स्टेप वाइज जो रिफाइनमेंट प्रोसेस वाली प्रोग्रामिंग है वो कौन सी होती है, जिसमें एक स्टेप वाइज स्टेप आपने चलना होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोसीजरल, उसके बाद फाइन, उसके बाद स्ट्रक्चरल और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सी प्रोग्रामिंग। तो जो नाम से ही क्लियर है कि आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो प्रोग्रामिंग करनी है, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग जो होती है ये आपकी एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो स्टेप वाइज जो है वो चलती है, ठीक है। इसी तरह से एक प्रोसीजरल होती है, उसमें यह है कि आपने एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। वो प्रोसीजर चाहे उसमें ये स्टेप्स का नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आपने ये बेसिक टास्क ज़रूर उसमें ऐड करने होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में तो आपने सारे स्टेप्स को बारी बारी फॉलो करना होता है। फाइन प्रोग्रामिंग कोई टाइप नहीं होती। बाकी सी प्रोग्रामिंग जो है ये भी एक तरह से जो आप कह लें कि प्रोसीजरल ही प्रोग्रामिंग होती है। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप ड्यूरिंग, तो अब सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 से 1965 तक जो है वो इनकी ड्यूरेशन थी। इसमें अब ये चीज़ ये भी है कि ड्यूरेशन जो है वो मल्टीपल डिफरेंट किस्म की हमें नज़र आती हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी जो ऑप्शन है जो हमें गिवन, अब देखें एक आपने नोट्स में से पढ़ी हुई है, तो जो उससे ज़्यादा करीब तरीन होगी आप उस इसमें से वो चूज़ कर लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी द कंप्यूटर एब्रीविएशन के बी यूज्ड फॉर। के बी इसके ऑप्शन है, तो के बी जो है ये बेसिकली किलो बाइट के लिए यूज़ होती है। इसमें आपने याद रखना है कि अगर के के साथ बी कैपिटल है तो ये किलो बाइट है, और अगर ये के जो है के साथ बी जो है ये स्मॉल हो तो ये किलो बिट होगा। बाकी ये किट बिट, कर्नल बूट और की ब्लॉक, ये ऑप्शन जो है वो इससे वैसे ही इररेलेवेंट थी। फिर है जी द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो थी ये जिस साइंटिस्ट ने की उनका नाम था डेनिस रिची। तो ये एक टर्म है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ है, इसको आप याद रखेंगे कि डेनिस रिची जो है इसने इसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। फर्स्ट नेटवर्क जो सबसे पहले डिज़ाइन किया गया ARPANET, ये मैंने आपको भी पीछे ARPANET की एप्लीकेशन में बताया था कि सबसे पहले जो नेटवर्क डिज़ाइन किया गया उसका नाम ARPANET रखा। ये बाकी जो है ये जस्ट रैंडम एप्लीकेशंस ही हैं जो इस ऑप्शंस बनाने के लिए लिखी गई थी। फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो किस जनरेशन में यूज़ हुई, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ या फर्स्ट। तो फर्स्ट में तो हमें पता है कि वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर से, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट से, फोर्थ में जो है वो मीडियम स्केल, लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई। फिफ्थ में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 4th जनरेशन। फिर है जी द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 टू 1964, तो इसका आंसर है जनरेशन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पे इस रेंज में, इस ईयर रेंज में जो है वो फॉल कर रही थी। तो ये भी पीछे एक तरफा से ये रिपीट हो चुका है। जैसे ये अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 30 तो उसमें ये सेम वही है कि सेकंड जनरेशन का यहाँ पे टाइम पूछ लिया है और यहाँ पे उन्होंने टाइम बता के पूछ लिया है कि ये जनरेशन नंबर जो है वो कौन सी है। फिर इसके बाद है जी द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड, किसी भी डाटा या स्ट्रक्चर का जो डाटा का जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है वो क्या कहलाता है। तो किसी भी डाटा का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो है वो सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स मैंने आपको बताया क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, उसे सिंटैक्स कहते हैं। फिर है जी व्हाट आर द एंटिटीज़ हुज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड, जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं। तो इनमें से आपको बाकी किसी चीज़ का पता है या नहीं पता, हमें इतना पता है कि जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हम चूज़ करेंगे वेरिएबल्स। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड, तो फिर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को चूज़ करेंगे। फिर अजीब विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूज़फुल, रोम की कौन सी करेक्टरिस्टिक इसको यूज़फुल बनाती है। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डाटा स्टोरेज, ये नहीं बन रहा। फिर उसके बाद है जी क्योंकि रोम तो बिल्कुल स्मॉल स्टोरेज करती है। रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसी भी बात नहीं, हमने पढ़ा है कि रोम जो है उसको चेंज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। फिर है जी डाटा इज इन रैम इज़ नॉन वोलेटाइल, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है कि रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, ऐसे नहीं है, हमें इसके लिए स्पेशल डिवाइसेस जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। जैसे ई रोम थी तो उसमें इलेक्ट्रिकली वो इरेजेबल थी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो यूज़ होती थी। तो इस केस में अगर हम देखें तो सिर्फ रोम है, ये ऑप्शन नंबर 3 जिसमें कि ये वोलाटाइल नहीं होती, नॉन वोलाटाइल होती है। इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि रैम जो है वो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों से डिफरेंट है, तो रैम जो है वो वोलाटाइल होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। किसी भी नेटवर्क में ना दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, या क्लाइंट होते हैं या आप कह लें कि सर्वर्स होते हैं। जो एक मेन कोई सर्व कर रहा है या उसके क्लाइंट जो उससे सर्विसेज ले रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास इसका आंसर है तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर जो हम आम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ करते हैं घरों में, ये माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो ये कंप्यूटर्स जो है वो एज अ क्लाइंट यूज़ होते हैं। ये मिनी कंप्यूटर्स ये तो पहले सर्वर्स होते हैं, इनका दूसरा नाम हमने पढ़ा हुआ है सर्वर्स हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी सर्वर ही होते हैं, इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। फिर है जी विच हेडर फाइल इज़ यूज टू स्टार्ट सी प्रोग्राम, ये चीज़ आपने नहीं थी पढ़ी हुई, लेकिन ये आप देख लें कि सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो है stdio.h। और अगर ये क्वेश्चन चेंज हो गया आ जाए कि सी प्लस प्लस की हेडर फाइल कौन सी है, तो इसमें से सी प्लस प्लस के लिए iostream.h जो है वो यूज़ होती है हेडर फाइल। डिटेल्स जो है हेडर फाइल की ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका होगा सब्जेक्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको इतना ही इसके लिए इंट्रोडक्शन काफ़ी है। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जो प्रोसेस है इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन जो है इसको मैनेज करता है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे
लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, प्लेटफॉर्म है, स्क्रीन सेवर है, यूज़र इंटरफेस है। तो देखें यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन इंटरेक्ट करवाता है, जैसे ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो बेसिकली इंटरफेस ही इंटरेक्शन करवाता है किसी भी यूज़र को, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो कुछ और सॉफ्टवेयर है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ यूज़र इंटरफेस जो है वो इंटरेक्ट करवाता है। फिर उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पार्ट कौन सा है? ना प्रिंटर है, ना कीबोर्ड है, ना माउस है। डेफिनेटली बात है जी ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेसिक डाटा टाइप इन सी। ये भी प्योर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर की बेसिक सी लैंग्वेज की बेसिक डाटा टाइप क्या है। तो बेसिक डाटा टाइप जो है वो कंप्यूटर की वो इसमें अगर हम देखें तो वो है रियल। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रियल होती है। इसके अलावा इंटीजर भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग भी होती है, इसके अलावा फ्लोट भी होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रियल होती है। इसको आपने याद रखना है, ये इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं? बाइनरी नंबर वो है 0 और 1 से मिलकर बना हो। तो ये तो 1 0 1 है, ये भी बाइनरी है, 1 1 0 भी बाइनरी है। अब 2 जो आ गया तो इसका मतलब है एनीथिंग अदर देन 0 एंड 1 वो नॉट बाइनरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिर हम चूज़ करेंगे 202। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाटा टाइप। कौन सी इसमें से डाटा टाइप नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक डाटा जो है ये बेसिकली कोई डाटा टाइप नहीं होती। अल्फ़ाबेटिक होती है, न्यूमेरिक होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, लेकिन ये जो सिंबॉलिक डाटा है ये किसी किस्म की कोई डाटा टाइप नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी है जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, विंडोज़, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लिनक्स। अब अगर आपको इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या लिनक्स का नहीं भी पता तो सबसे सिंपल पहली ऑप्शन ही वर्ड प्रोसेसर। ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के तौर पे यूज़ होती है, तो इसलिए ऑप्शन सेलेक्ट करना ईजी है। बाकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज़ ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक या खसूसियत नहीं है? नियर टू ह्यूमन ये तो है। मशीन कोड हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स में होता है, मशीन कोड में नहीं होता। इसका मतलब है ये इसका आंसर हो सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, तो ये बात ठीक है। कहीं पे भी कैसे यूज़ हो सकते हैं? अब विंडोज़ जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में बनी हुई है, ये लैपटॉप में भी यूज़ हो रही है, ये कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी यूज़ होती है, यूज़र फ्रेंडली भी होती है। तो ऑप्शन इसकी बनेगी मशीन कोड। हाँ, अगर यहाँ पे हो कि कौन सी चीज़ उसकी नहीं है, इसमें आए कि मशीन लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक या लो लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकती है। नियर टू ह्यूमन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और यूज़र फ्रेंडली, ये सारी ऑप्शंस इसमें सिलेक्ट हो सकती हैं अगर दूसरी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में आती है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग। कौन सा पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस या जो भी सिस्टम ने काम करने हैं उसको एग्जीक्यूट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? तो स्कैनर तो इसकी ऑप्शन नहीं बनती। स्टोरेज इन्वॉल्व होती है लेकिन
डायरेक्टली नहीं, स्टोरेज सेकेंडरी भी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन प्रोसेसर हर वर्किंग में इन्वॉल्व होता है। फाइनल हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा रिसीव्ड फ्रॉम यूज़र इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यूज़र से इनपुट जो ली जाती है तो डेफिनेटली वो इनपुट यूनिट ही लेगा। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि यूज़र का डाटा सिस्टम की रीडेबल, कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में कौन करता है, तो इनपुट यूनिट। और अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि सिस्टम का डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कौन करता है, तो वो आउटपुट यूनिट। तो ये आज का हमारा एक सेशन था जिसमें हमने ये डिफरेंट MCQs डिस्कस किए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने जो इसमें से मार्क किए हैं तो कौन से आपके ठीक होंगे, कौन से नहीं ठीक होंगे। और अगर आपने कोई इसमें से आपके जो है ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट की थी, चूज़ की थी, वो अगर रॉन्ग हो गई है तो आपने क्या सोच के की थी और उसकी रीज़न या लॉजिक क्या बनती थी। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यहाँ तक कि नेक्स्ट अब हम कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमने किस, चाहे वो कोई ऑनलाइन या जो ये डिफरेंट बुक्स से MCQs लेके इसी तरह से जो है वो उसको हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए फिर हम पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे।